मैं अब शीतल जी सीधे सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। सबसे बड़ा चुनाव मेरे हिसाब से जो 2024 की दृष्टि से वो कर्नाटक का था। मैं पहले भी कह रहा था कर्नाटक का चुनाव बहुत सी चीजें डिसाइड कर देगा। विपक्षी एकता कह लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट कह लीजिए, खड़गे जी का प्रेसिडेंटशिप कह लीजिए, ये बहुत सी चीजें डिसाइड करेगा। पिछले बार 2018 में 27 मार्च को अधिसूचना मतलब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था। 12 मई को इलेक्शन हुआ था, 15 को वहां पे वोटों की गिनती हुई थी 2018 में। तो अगर उस हिसाब से चलें तो अगले 20 दिन में इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। शीतल जी, एक तो थोड़ा एक दो लाइन जो भी कल का इलेक्शन हुआ उसके बारे में आपका वो, और आप कर्नाटक इलेक्शन को कितनी अहमियत देते हैं, खास करके 3 पैरामीटर्स: विपक्षी एकता, भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट और खड़गे जी एज अ प्रेसिडेंट। जैसा आपने कहा कि कल के चुनाव पे थोड़ा बहुत देखिए, उत्तर पूर्व में 25 लोकसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 17 या 18 जीती थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, जो बेस्ट हो सकता था वो था। क्योंकि आसाम में कुछ सीटें ऐसी हैं जो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन है, तो वहाँ वो सीटें तो अलग नतीजा देती ही हैं। उत्तर पूर्व में जैसे नागालैंड है, उसमें 1 सीट है। इनमें से 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2-2 सीट है, बाकी 1 या 2 में 1-1 सीट है। उत्तर पूर्व में 2 राज्यों को छोड़कर असम और त्रिपुरा, इनके अलावा बाकी सब जो है वो गृह मंत्रालय से नियंत्रित होते हैं। क्योंकि बजट, लोकल इंसर्जेंसी वगैरह के इश्यूज, बॉर्डर के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा रोल है। वो डिपेंडेंट है, इसलिए वहाँ कोई भी जीते वो आखिर में फिर दिल्ली से समझौता कर लेता है। ये कांग्रेस के ज़माने में भी होता था और ये बीजेपी के ज़माने में भी हो रहा है। इसलिए उन नतीजों पर हमारा सिर्फ नोएडा मीडिया उछल सकता है, चूँकि उसको तो उछलने के लिए कहा जाता है जिस बात को, उसको उछलना शुरू कर देता है। लेकिन हमें तो ये तथ्य पता है कि 25 में से 18 जब बीजेपी के पास और बीजेपी और अलायंस के पास थी ही, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 20 हो जाएंगी। इससे ज़्यादा संभव नहीं है, जगह ही नहीं, वो स्ट्रेच के लिए जगह नहीं। जैसे गुजरात में जितनी सीटें थी आपने सब जीत ली, राजस्थान में सब जीत ली, तो अब उसमें उससे आगे कहाँ आप बढ़ जाएंगे। वही हालत उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व जो है ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है। जहां तक बीजेपी और उनके लोग बढ़ सकते थे वहां वो हैं ऑलरेडी। अब जो बचा खुचा वहां है, वहां ये है जो इस चुनाव के नतीजों में नजर आता है, वो है कि ये मेघालय वाली जो पार्टी है एनपीपी, संगमा वाली, ये पार्टी अब उत्तर पूर्व की एक नई पार्टी आ रही, जो कई राज्यों में इसके छोटे छोटे लोग हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ लोग जीत जा रहे हैं। नागालैंड में भी कुछ लोग जीत गए और जगहों में भी आएगी। वो अकेले दम पे धीरे धीरे मेघालय में अभी थोड़ा सा से रह गई, नहीं तो सत्ता वो उनकी आ जाती। वरना मेघालय में देखिए, प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की वो मैडम गई ईरानी, और कम से कम 6 लोग और गए, और वहाँ जो अपना इनका स्ट्रक्चर है वो सब था ही। बहुत प्रचार विचार हुआ, उस लिहाज से तो क्या मिला आपको? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वहाँ। तो एक और वहाँ डेवलपमेंट है कि उत्तर पूर्व में तृणमूल कांग्रेस ने जो प्रयास किए थे अपने आप को बड़ा करने के और वहाँ फैलने के, और मेघालय की तो लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी उनमें समा गई थी। त्रिपुरा में भी बहुत उनकी तोड़फोड़ हुई थी। त्रिपुरा में उनको 1% से कम वोट मिला है। मेघालय में लगभग उतना ही मिला है जितना टूटी मरी हुई खत्म कांग्रेस को मिला है। 5-5 एमएलए दोनों को मिले। तो तृणमूल कोई बहुत जादू नहीं कर पाई, और त्रिपुरा में तो 1% वोट भी उसको नहीं मिला। और दूसरे उससे भी ज्यादा खराब ये हुआ कि बंगाल की एक ऐसी सीट जो 25-30 साल, नहीं शायद 50 सालों से, नहीं, हाँ शायद नहीं, 50 साल कांग्रेस के पास नहीं थी। कुछ वहां का ऐसा हाँ कुछ पोजीशन हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन लेकिन पिछले 10 साल 15 साल से तृणमूल के पास आ गई थी। हाँ, तृणमूल तो इधर जीती रही थी। तो वो सीट जो है कांग्रेस अब की जीत गई है अलायंस में अच्छे खासे वोटों से। वो एक ट्रेंड दिखा रहा है, वहां 60% से ज्यादा माइनॉरिटी के वोट हैं। तो ये जो बात आ रही थी, वहां से खबरें आ रही थी, लेकिन पुष्टि होने का कारण यही मिला, और वैसे तो दिल्ली में भी मिला, कि माइनॉरिटी में, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी में, अब कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा स्वीकार्यता का सवाल जहां तक है, सबसे बड़ी स्वीकार्यता इस समय कांग्रेस की है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हैदराबाद से राहुल गांधी खड़े होके ओवैसी के खिलाफ किसी को खड़ा करके भाषण देंगे तो ओवैसी को भी मुश्किल आएगी इस बार
ऐसा उनमें हो रहा है। ये संकेत बंगाल में मिलना, जिसमें अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं मिली थी, पूरे उनके मोर्चे को एकदम सफाया था। बाय इलेक्शन में एक सीट पे सत्तारूढ़ दल, और वो भी ममता बनर्जी जैसी पार्टी जो हिंसा वगैरह में बहुत प्रवीण है, उसको इस तरह से जीतना बहुत ही कमाल का है ये मामला। दूसरे अभी जो त्रिपुरा में इसके बाद हो रहा है, कुल 60 सीटें हैं, 11 सीटें कम हो गई हैं बीजेपी और उसके मोर्चे की। जो उनके पार्टनर है उनको तो एक ही सीट मिली है इस बार, और 32 सीट बीजेपी को मिली है। कल से वहां भयानक आगजनी हो रही, वहां से 20 वीडियो आए हैं हमारे पास। एक अभी अभी मैंने फेसबुक पे डालने की कोशिश की, पता नहीं जब आपसे बात कर रहा था, लोड कर रहा था, हुआ है कि नहीं हुआ, इंटरनेट का इशू रहता है यहाँ। तो 20 वीडियो आ रहे हैं कि वहां इतनी छोटे से राज्य में हिंसा की बाढ़ आ गई है। तो बीजेपी त्रिपुरा को बनाए रखने के लिए न सिर्फ, और आप इन्होंने हमारे जो इसके क्या CSDS वाले हैं, वो जो वहां गए थे, तो उन्होंने एक सड़क के स्ट्रेच पर करीब 100 ऑफिस देखे थे बीजेपी के। बीजेपी ने उस छोटे से राज्य में 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया है, और प्रधानमंत्री 3 बार गए, गृह मंत्री तो दर्जनों बार गए, तमाम मंत्री लगाए, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल लगा दिया था। त्रिपुरा जीतने के लिए बहुत मेहनत की, पहले उन्होंने एक मुख्यमंत्री भी बदला था। तो सब चीजें उतनी मतलब वैसी नहीं है जैसा कल मीडिया ने दिखा के एक लीप दिया उसे। दूसरे जो बाय इलेक्शन हुए तमिलनाडु में, हम समझ सकते हैं कि DMK के अलायंस की एक पॉपुलरिटी है, कांग्रेस को वहां से टिकट मिला था, तो वो आराम से 70-80 हजार से जीत गए, बहुत डिफरेंस है, चलिए मान लिया। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ, दोनों सीटें बीजेपी की थी, दोनों सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास थी, दोनों सीटों में बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती रही थी। पुणे के बगल की जो सीट है, वो सीट अलायंस से कांग्रेस ने जीती, और दूसरी सीट जो बीजेपी बचा पाई है, वो इसलिए बचा पाई कि वहां एक शिवसेना का उम्मीदवार था जो पिछली बार का रनर अप था। इस बार उसको टिकट देने की जगह पहले उसका नाम आया, बाद में लास्ट मिनट पे इन्होंने NCP को टिकट दे दिया, वो तो रिबेल होके लड़ गया। उसके वोट और रनर अप जो NCP का उम्मीदवार है, उन दोनों के वोट बीजेपी से वहां भी ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में कुछ घट रहा है। MVA नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये एक ताकतवर फोर्स है, इसके बावजूद कि अभी वहां सत्ता में शिवसेना के बड़े धड़े के जरिए बीजेपी ने वापसी कर ली है, लेकिन जो जनमानस है वहां, वो एक दूसरी तरह का संकेत दे रहा है। सागर दीघा का आपको मैंने बताया, बंगाल में क्या हुआ, झारखंड के अलावा बाकी सब जगह कांग्रेस को तो जगह मिली है। तो चीजें न उतनी बुरी है न उतनी अच्छी है। कांग्रेस के पास साधनों की इस समय कमी है, उत्तर पूर्व में कोई राजनेता नहीं है। एक सभा करने शिलोंग में कुल राहुल गांधी गए थे। तो कांग्रेस की तो समझ में आती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कतें हैं, साधनों की भी दिक्कतें हैं, प्रायोरिटी तो उन्हें तय करनी पड़ रही है, और इस वजह से आप, और उनमें डिटेरिएशन है, क्योंकि 2 बड़े चुनाव वो हार गए थे, तो उनके रैंक एंड फाइल में डिटेरिएशन है, स्वाभाविक है, पल्पेबल है। लेकिन अब उसमें कुछ न कुछ आप कह सकते हैं कि स्पार्क आना शुरू हुआ है। वो स्पार्क इतना बड़ा नहीं है, बहुमत ले आएगा 24 में, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि वो 10-20 सीटें कांग्रेस की टैली में जो पिछली बार थी 19 में, उससे आगे ले जाए उसको, इतना उसमें स्पार्क दिखने लगा है जी। तो यही इसका नतीजा है। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में अब की एक अलग बात होने वाली है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस अकेले, शायद बिना देवगौड़ा के परिवार की पार्टी के, शायद ऐसा बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं जो वहां होके आ रहे हैं, बहुत सारे वहां के रिपोर्ट्स भी ऐसा बता रहे हैं कि शायद अकेले इस बार विजय प्राप्त करने के आसपास पहुंच जाए या पूरी क्लियर विजय प्राप्त कर ले। ऐसे संकेत फिलहाल हैं, बाकी हम लोग देखेंगे। अब तो अनाउंस इस महीने हो ही जाना जी जी। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि चीजें बहुत सी इधर हुई हैं 2-3 दिन में और सबको एक जगह समेटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ऑर्डर दिया है, वो मुझे जो समझ में आया है, मैं बहुत आसान भाषा में, उसने सेबी को 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने में आप अपनी जांच पूरी करिए और उस जांच की रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में हमें दीजिए और उसको सुपरवाइज हमारा ये करेंगे। पहली चीज मैं जो ये समझ रहा हूं, सेबी के ने अडानी की जांच 1 जुलाई 21 से पेंडिंग है उनके यहां। तो एक तरह से जिसके अगेंस्ट ये सारी बातें हैं कि अगर सेबी समय से ये काम कर लेती, सेबी अपना रोल ठीक से की होती, तो ये होता ही नहीं।
तो जिसके ऊपर शिकायत है उसी को काम दे दिया गया है कि तुम अपनी जांच कर लो। तो वो जैसा जैसा आतमजीत सिंह साहब भी कह रहे थे कि ओपी भट्ट साहब या जो भी है, मैं किसी का नाम क्या, लेकिन ये अजीब सी चीज है, इसको पैक इस तरह से किया गया जा रहा है कि ये अडानी के अगेंस्ट जांच है। अच्छा, वो आएगी बात सेबी की और कहा जाएगा कि अडानी को क्लीन चिट, अडानी को क्लीन चिट। आपको क्या लगता है कि अडानी जी का मामला, क्योंकि रोज उसमें इफेक्ट आ रहा है, रोज शेयर मार्केट में उसका कुछ हलचल हो रही है, ये क्या 2024 तक ये मामला बीजेपी अपने पास जो उनको चिपक गया है, विक्रम बेताल उनके ऊपर चढ़ गया है, ये झटक के फेंक पाएंगी या ये मामला इनको इसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा? देखिए, यही एक चीज पे थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा। हाँ सिंह हाँ, जी, ये जो राजीव जैन भी जिक्र अजय सिंह साहब कर रहे थे, अजय सिंह साहब से भी जानना चाहूंगा, आखिर 15,000 करोड़ रुपए ऐसे दागदार कंपनी में लगाने की बात कहां से इनके दिल में आई? क्या ये पैसा व्यवसायिक तरीके से लगाया गया है या यह भी काला धन है, कहीं से आया है, दिया गया कि साहब मेरी कंपनी में लगाइए ताकि मेरी थोड़ी सी प्रेस्टीज ठीक हो? इसका थोड़ा और खुलासा करें, जानना चाहते। शीतल जी, आप फेसबुक पे इतने खुलासे करते हैं कि अब ये माना जाने लगा है कि आप ही ये सब बात सूचना आप ही के पास सबसे ज्यादा होंगे हम लोगों में से। देखिए, ये जो ऑर्डर हुआ है ये लिमिटेड है सेबी तक। सेबी मान लीजिए तकनीकी रूप से कुछ चीजें बताएगी कि ये हुआ, हमने ये किया, कागजों का पेट भरा जाता है। जो कमेटी बनी है वो कुछ उसमें ये कॉमा यहाँ लगाना चाहिए, ये फुल स्टॉप यहाँ लगाना चाहिए, ये सेंटेंस वहाँ, ये फ्रेज वहाँ, ये सब कुछ होगा। उसमें कुछ छोटा मोटा रिमार्क हो जाएगा, इसमें नहीं। जो गुनाह है, जिस बात में जिसमें एजेंसियों को डायरेक्शन होना चाहिए या इस तरह की, पता नहीं वो पिटीशन में डिमांड थी कि नहीं थी। समस्या ये है कि गुनाह तो ये है कि आपने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी रीरूट किया है, अपने भाई को वहां शेल कंपनियां खोल के उसकी कंपनियों के जरिए अपनी कंपनियों में लिया है, जिसके जरिए यहाँ के मार्केट को आपने मैनिपुलेट किया है। जब तक उसकी जांच, और वो तो क्रिमिनल एक्ट है, उसमें अगर कोई एफआईआर होके इन एजेंसियों को जांच के लिए नहीं कहा जाएगा, जिनके पास ये पावर है इस तरह के मामले की जांच करने के, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक मतलब वैसी कार्रवाई होके जैसे बहुत सारी पिछले मामलों में हुई। पेगासुस वाली बात बहुत सही कही गई कि एक बंद उसमें रिपोर्ट आ गई कि भाई हाँ हमने जांच की लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, ये भी लिख दिया और जांच पूरी भी हो गई। जब सरकार ने सहयोग ही नहीं किया, तो सरकार के पास ही जानकारी है, तो आपने क्या है कि जांच कर ली। आपने कुछ लोगों के फोन जमा कर लिए, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट से उससे गोलमोल जवाब ले लिया कि लगता तो है इसमें कुछ मालवेयर है, लेकिन कौन सा मालवेयर है ये हम नहीं जानते। अभी इसका क्या मतलब है? ऐसे ही कुछ इसमें आएगा जो अभी बना है, इससे ज्यादा उसमें स्कोप नहीं है। जो स्कोप है वो इसमें है, जैसा उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि कोयले के आवंटन के मामले में अब इस पे कई रिपोर्ट्स आ गई इधर 3-4 दिन में, ब्लूमबर्ग वगैरह सब ने कर दिया। वो ये है कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट, दूसरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिसको क्वैश कर दिया था उस तरह के आवंटन के सिस्टम को, उसी सिस्टम पे आपने सिर्फ अडानी जी को अकेले किया, उन्हीं को ऑबलाइज, बाकी किसी को नहीं किया। उनको आपने कैसे माइंस दे दी बिना टेंडर, बिना उस प्रोसेस, कोई प्रोसेस नया बनाए हुए आपने दी। आपने ये है जो जहाजों वाला, ये एयरपोर्ट्स वाला मामला है, रातों रात कानून बनाया और 8 में से 7 अच्छे कमाने वाले उनको दे दिए। एक मुंबई वाला नहीं दे रहा था, उसके छापे मार दिए, वो भी बेचारा बेच बाच के भाग गया। ये जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और जिसमें माल प्रैक्टिस है, क्राइम के सब्सटेंस हैं, इन पर तो कोई ऑर्डर है नहीं। और इन पे इसीलिए जेपीसी की जो मांग हो रही है पॉलिटिकली, वो सही हो रही है कि उसके पेरिफेरी में फिर सब आते हैं, उसमें स्क्रूटनी भी होती है, उसमें ईडी वाले को बुला के पूछा जाता है, डीआरआई वाले को पूछा जाता है कि भाई तुम 40-42 हजार रुपए में कप्पन पे मुकदमा करते हो, यहाँ 1.25 लाख करोड़ की एंट्रीज मिली हुई हैं, साफ साफ हर जगह बैलेंस शीट यहाँ देश में और विदेश में लगी हुई हैं, तो इन पे तुम्हारे इसके लिए तुम्हें किससे परमिशन चाहिए भाई? हर पॉलिटिकल पार्टी पे आपने ईडी का छापा मार रखा है, छोटे छोटे या पुराने किसी का घर है, किसी का दफ्तर है, उसके वैल्यूएशन पे, छोटी मोटी बातों पे आपने कर रखा है। और इतनी बड़ी बात देश में अवेलेबल है जिस पर एक पॉलिटिकल पूरा इलेक्शन हुआ है 14 का, काला धन पे, उसमें आपके दांत सब कमजोर हैं, पता नहीं कहाँ है, गायब है सब। तो ये उसमें एक समस्या है कि उसमें जो क्रिमिनलिटी है, जहाँ वो चीज गले तक पहुंचती है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है।
और कोई संभावना भी नहीं दिख रही, क्योंकि सरकार तो एकदम बुलडोज कर रही है उस तरह के सारे फैसलों को जिसमें उसके ऊपर ये आरोप है। जैसे उसने बहुत सारी माइंस वगैरह में पर्यावरण के नियम बदले, पर्यावरण के अलग तरह से छूट उनको मिली, जैसे उनके लिए सेस वो सॉरी जो झारखंड वाला उनका गोड्डा वाला वो है, वहां पे उन्होंने आपने उसको स्पेशल जोन बना दिया, जैसे टैक्स फ्री हो गया उनका। तो ये सब जो किया गया है जिसमें सरकार की मिली भगत है और जो जिसमें इंटेंट क्रिमिनल है सामने, इन पे तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए बहुत कुछ मतलब इसमें सोचना कि इससे कुछ होगा, भरोसा तो नहीं लगता। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एजे सिंह साहब ने ठीक कहा, इसमें कोई भरोसे की चीज नहीं है। लेकिन इस समय तो सरकार एक ऐसी है कि वो सुपरफिशियली भी कुछ करने के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरा जजमेंट जो है वो उसमें काफी टीथ है, जो इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसके जो डिटेल्स हैं वो जब उन्होंने मतलब काफी डिटेलिंग की है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने के पहले, वो काफी जबरदस्त है। अगर वो कोई एक ठीक ठाक गवर्नमेंट होती, इज्जतदार कोई पीएम होता मनमोहन सिंह जैसा, तो इस्तीफा दे देता। उसमें तो इतनी मारपीट, उसमें मीडिया पे भी मारपीट है, मीडिया को पार्टीजन कहा गया है, मीडिया के बारे में 2-3 जगह फ्रेज उन्होंने यूज किया है। मतलब उन्होंने उसमें सारी चीजें ली हैं और कोई डिसेंट नहीं है, सारे लोगों ने यूनानिमस उसको फैसला किया है। रस्तोगी साहब ने जो अलग से लिखा है वो एड ऑन है, वो भी उससे अलग नहीं है, मतलब उसमें और एड ऑन करता है। तो कुल मिला के वो जजमेंट बहुत ही मेरा ख्याल है महत्वपूर्ण है। और दूसरे उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, वो कह रहे हैं, और 70 सालों में आपको कानून बनाना था इस बारे में कि चुनाव आयोग का कैसे गठन होगा, चुनाव आयोग में कौन कौन होंगे, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनको हटाने की क्या विधियां होंगी। अभी तक तो एक जनरल चल रहा है कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो है, बाकी दोनों के बारे में तो उनका हटाने का कोई चीज अभी है नहीं। अगर कोई चीज आ जाए और फिर उनको नत्थी कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ उनका करियर, वो कुल मिला के वही एक आदमी को सेटल, अगर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका है तो पूरा आयोग आपका है। ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। उसको उन्होंने उन सब चीजों को उसमें एड्रेस किया है कि आप कानून बनाए, और जब कानून बनाए तो हमारा ये आदेश उसी दिन रद्द हो जाए। ये आदेश एक इंटरिम अरेंजमेंट है टिल आप कानून बनाए। अब सरकार कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है, ये खुला हुआ मैदान है, देखते हैं। इस सरकार ने तो अभी तक इस मामले में एक अक्षर नहीं बोला है। अपने RW ट्रोल्स के जरिए सोशल मीडिया पे और जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं कमल सिबल समेत, उन सबको छोड़ दिया है कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट पे लाठी चला रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। इस अपने जज को तो भर्ती करने में सरकार का कोई रोल नहीं चाहते, और सरकार के हर आदमी की नियुक्ति में अपना हर जगह रोल चाहते हैं। इस तरह की हल्की बातों में उसको नारेबाजी में उस पूरे ऑर्डर को डेसिमेट किया जा रहा है। लेकिन ऑर्डर वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल्ड है, वो उसमें काफी कुछ मटेरियल है मेरे हिसाब से। जी